बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th हमारी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। संविधान क्यों और कैसे। तो देखो हम क्या करेंगे, आपकी जो बुक है भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार, इस बुक के हर एक चैप्टर के दो पार्ट्स बनाएंगे। जैसे कि हमारा ये चैप्टर 1 है संविधान क्यों और कैसे, तो ये हमारा इसका पार्ट 1 है। अब इसमें आधा चैप्टर समझ लेंगे इस वीडियो में। अगली जो वीडियो आएगी यानी कि जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम आधा चैप्टर समझ लेंगे। तो इस तरीके से आसानी से 2 दिन में एक चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में कौन-कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक संविधान होता क्या है यानी कि संविधान की परिभाषा। दूसरा टॉपिक रहेगा संविधान के कार्य क्या होते हैं या फिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा टॉपिक रहेगा संविधान की क्या-क्या विशेषताएं हैं। चौथा टॉपिक रहेगा संविधान के मौलिक प्रावधान और पांचवा आम नागरिकों तक संविधान को किस तरीके से पालन करवाया गया है। ये है यानी कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। तो ये टॉपिक्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बचे बाकी के टॉपिक्स उससे हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो वीडियो से संबंधित चैप्टर से संबंधित तो इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके चेक कर सकते हैं, वहां से फॉलो कर लेना और मैसेज कर लेना कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे चैप्टर का जो कि जैसा कि नाम है संविधान क्यों और कैसे। पहले समझेंगे संविधान आखिर होता क्या, संविधान की परिभाषा क्या है। तो देखो संविधान एक तरीके से अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो इसे हम एक किताब कह सकते हैं। इतिहास की लैंग्वेज में कहें तो इसे हम एक दस्तावेज कह सकते हैं या फिर शुद्ध हिंदी की बात करें। और राजनीति में कहें तो संविधान एक नियमावली होती है। ठीक है, एक तरह से ये मोटी किताब होती है जिसमें कई सारे नियम कायदे कानून अधिकार संस्थानों की रूपरेखा ये सारी होती है। अब कैसी किताब है, कैसा दस्तावेज, कैसी नियमावली, तो इसके अंतर संविधान के अंदर में देश कैसे चलता है उसके नियम कायदे कानून ये सभी लिखे होते हैं। साथ ही साथ नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, उन अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, सरकार उनके बारे में क्या रवैया अपनाएगी, ये सभी इसमें लिखा होता है। साथ ही साथ सरकार की जो शक्तियां हैं यानी कि सरकार कैसे बनेगी, जनता पर शासन कैसे करेगी, सरकार की क्या शक्तियां होंगी, उन पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है और सरकार कैसे कार्य करती है, ये हमें बताता है संविधान। तो ये जो संविधान है हमारा, इसे हम एक किताब दस्तावेज या नियमावली कह सकते हैं जिसमें देश संचालन के नियम कायदे कानून दिए हुए होते हैं, नागरिकों के अधिकार दिए होते हैं, उनको संरक्षण करने के तरीके बताए गए होते हैं, सरकार की शक्तियां बताई जाती है, उन पर प्रतिबंध कैसे लगाया जाए, उनके कार्य क्या, ये सारी चीजें बताई जाती है। एक तरह से पूरा देश कैसे चलेगा एक व्यवस्थित रूप से, वो बताता है हमें संविधान। फॉर एग्जाम्पल भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो संविधान प्रमुख 3 अंगों की स्थापना करता है। एक है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों ही मिलकर पूरे देश को चलाती है। न्यायपालिका न्याय करती है, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका देश पर शासन करती है। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान एक ऐसी किताब, ऐसा दस्तावेज, ऐसा नियमावली है जो कि एक देश के स्तर पर उस देश की संचालन प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से कैसे चलाना है ये बताता है। अब देखो ये होता है लिखित तौर पे। ठीक है, तो यानी कि अब हम बात करेंगे संविधान के प्रकार के बारे में। तो एक संविधान का प्रकार होता है लिखित और एक संविधान का प्रकार होता है अलिखित। अब कैसे समझेंगे भाई, कैसा लिखित कैसा अलिखित। तो लिखित संविधान में क्या होता है, जैसा कि हमने अपने भारतीय संविधान के बारे में समझा, तो ये पूर्ण रूप से क्या है, लिखा हुआ है। वहीं जो अलिखित है ये लिखे नहीं गए होते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा भी संविधान हो सकता है कि जिसे लिखा ना गया हो। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हम इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंग्लैंड के बारे में अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लिखित संविधान में सब कुछ लिखा होता है, जैसे कि देश कैसे चलेगा, उसके नियम कायदे कानून, नागरिकों के अधिकार, सरकार के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। वहीं जो ये अलिखित संविधान होता है, ठीक है, इस अलिखित संविधान में कुछ नियम होते हैं, कुछ विचार होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ लोक प्रथाएं, कुछ परंपराएं। यानी कि भारत के संदर्भ में जो सांस्कृतिक तौर पे परंपराएं हैं, धार्मिक रिवाज हैं, ऐसे ही उस देश में क्या है, कुछ विचार, कुछ नियम, रीति रिवाज, लोक प्रथाएं या फिर परंपराएं जो कि सदियों से चली आ रही हैं। उनके पिता फिर उनके पिता दादा और परदादा ये जो फॉलो करते आ रहे हैं, वही प्रथा को बनाए रखना, उसी पर देश चलाना, ये अलिखित संविधान की विशेषता है। लिखित संविधान में कुछ भी बदलना आसान नहीं होता है। जैसे कि भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, उसमें कुछ भी बदलना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। और संशोधन कौन करती है, विधायिका यानी कि संसद, अनुच्छेद 368 के तहत।
जो कि विशेष बहुमत और साधारण बहुमत से होता है। लेकिन जो अलिखित संविधान होता है, इसमें कभी भी अगर लगता है कि परंपरा बदल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए, तो बिल्कुल आसानी से बदला जा सकता है, क्योंकि लिखित होते नहीं है, क्योंकि परंपरा चली आ रही है, तो उसमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस कर दो, बदल गया, सिंपल है। अब जो लिखित संविधान है, इसमें भारत, अमेरिका, अफ्रीका, ये ऐसे देश हैं जहां पर बेसिकली संविधान बहुत ही अधिक मजबूत है, लिखित संविधान। इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं है, इसके पास अलिखित संविधान है बेसिक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। इसके पास क्या है, दस्तावेजों की और निर्णयों की एक श्रृंखला है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये इंग्लैंड है, मैप में अभी मैं आपको दिखाऊं, ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंग्लैंड यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस इंग्लैंड के पास में अलिखित संविधान, तो संविधान क्या होता है? ठीक है, एक किताब, एक दस्तावेज, नियमावली है, जिसमें देश के संचालन के नियम, कार्य, कानून ये सभी दिए हुए थे। संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। दोनों की क्या विशेषताएं हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक को डिस्कस करें। अगला टॉपिक है, आखिर संविधान जो है इसके कार्य क्या होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है एकता एवं विश्वास की स्थापना करना। आपकी जो किताब है उसमें बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है, उनमें फिर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, काफी कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे मैं पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, पहला है एकता एवं विश्वास की स्थापना करना। अर्थात हमें पता है कि भारत जो है वो एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। कैसी विविधताएं भाई? क्योंकि भारत में कई धर्म, संस्कृति, जातियां, भाषा, कौशल, व्यापार आदि को करने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न धर्मों को मानने वाले, संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न प्रकार की जातियां, अन्य प्रकार की भाषा बोलने वाले, कोई किसी चीज का व्यापार करता है, कोई किसी चीज का कौशल है उसके पास। तो इस आधार पे भारत में बहुत सी विविधताएं फैली हुई हैं। तो ऐसी विविधताओं में जो एकता एवं विश्वास है जनता के बीच में, वो बनाए रखने का कार्य करता है संविधान। ये संविधान क्या करता है कि इन लोगों को, जो भी लोग इस विविधता के आधार पे, अनेक जो लोग हैं, इनको कुछ नियम, कायदे, कानून उपलब्ध कराता है, ताकि ये अपनी हद में रहें और देश के प्रति कुछ भी अहित ना करें। साथ ही साथ एकता एवं विश्वास बनाए रखने में न्यायपालिका इसकी अहम भूमिका निभाती है। कैसे भाई? क्योंकि देखो, जो भी नियम, कार्य, कानून दिए जाते हैं संविधान में, अगर उसे कोई पालन नहीं करता है, तो न्यायपालिका कहती है कि हम भाई उसे दंड देंगे। तो न्यायपालिका की एक अहम भूमिका होती है एकता एवं विश्वास की स्थापना बनाए रखने में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये कंप्लीट हो गया। पहला कार्य क्या हो गया, पहली आवश्यकता क्या होगी, एकता एवं विश्वास की स्थापना। दूसरा आ जाता है निर्णय लेने की शक्ति तथा सरकार निर्माण। अर्थात संविधान जो है वो ये तय करता है कि सरकार जो है वो किस तरीके से बनेगी, और सरकार में जो निर्णय है वो कौन लेगा। तो बेसिकली देखो, अधिकतर जो भी सरकार होती है उसे कौन बनाता है, जनता बनाती है। जब भी चुनाव होते हैं तो अपने मत के द्वारा सरकार को जनता चुनती है, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता ही सरकार को चलाती है। अब संविधान जो है वो ये तय करता है कि जनता पर अगर कोई भी कानून बनाया जाना है, तो वो कानून बनाएगा कौन, उसमें कानून बनाने में निर्णय कौन लेगा, तो संविधान ये तय करता है। और संविधान क्या बताता है, संविधान बताता है कि जो संसद है उसे ये अधिकार दिया जाता है कि वो कानून बनाएगी, वो निर्णय लेगी कि जनता पर किस तरीके से शासन करना है, कौन से विकास करने, कौन सा यहाँ पे चेंजेस करने हैं। ठीक है, साथ ही साथ संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों की व्याख्या करता है कि सरकार के पास किस प्रकार की शक्तियां होंगी, वो उन शक्तियों का किस हद तक उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया कि एकता एवं विश्वास की स्थापना करता है। दूसरा, निर्णय कौन लेगा और सरकार कैसे बनेगी, ये हमें बताता है। फिर यहाँ पे हमारा आता है तीसरा कार्य। तीसरा कार्य है सरकार की शक्तियों की सीमाएं। अर्थात सरकार के पास जो शक्तियां हैं उनकी चलो व्याख्या तो करता है संविधान, लेकिन इनकी शक्तियों की क्या सीमाएं हैं वो हमें बताता है संविधान। कैसी सीमाएं भाई? तो बेसिकली देखो, कई तरह से भारतीय संविधान सरकारों की शक्तियों पर सीमा लगाता है, उनको प्रतिबंधित करता है। कैसे? कोई भी सरकार, कोई भी संसद, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी कानून बनाने वाला व्यक्ति, वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं उनका उल्लंघन करे। यानी कि प्रतिबंध कैसे लगाती है, ये सरकार को सुनिश्चित करवाती है
कि भाई तुम कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाओगे जिससे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। अगर बाई चांस अगर बना भी दिया, उन्हें लगता था उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन बाद में चल के परिस्थितियां चेंज होती हैं, तो यहाँ पे अगर उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधा न्यायालय जा सकता है उसके। ठीक। अब कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं इस बारे में, तो मौलिक अधिकारों में जैसे अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, अपना व्यवसाय करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, तो ऐसे कुछ अधिकार दिए गए हैं। लेकिन संविधान ये भी बताता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी रहेंगी जिसमें कुछ हद तक कई अधिकारों को सीमित कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, संगठन बनाने का, व्यवसाय करने का, अभिव्यक्ति, ऐसे अधिकारों को एक बार जब जरूरत पड़ेगी तो उसमें सीमित कर दिया जा सकता है। कब? ऐसा हुआ था आपातकाल में, जब 1976-77 में भारत के इतिहास में आपातकाल लगा था। उस समय अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था। तो ऐसे में सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना इसका एक अहम कार्य होता है। कैसे? सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे कि मौलिक अधिकार जो है वो प्रतिबंधित हो। अगर बन भी जाता है गलती से भी या फिर परिस्थितियां चेंज होती हैं तो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति, अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इन्हें रद्द किया जा सकता है, इन्हें कुछ हद तक सीमित किया जा सकता है, वो है आपातकाल। ठीक है, तो तीसरा आपको समझ में आ गया। चौथे पॉइंट की बात करें। चौथा है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना एवं आकांक्षाओं को पूरा करना। मतलब क्या है? बेसिकली देखो, सरकार को कुछ लोक कल्याणी कार्य करने की शक्ति दी गई है, यानी कि संविधान ने देखो ऐसा तो किया है कि कुछ सीमाएं लगाई हैं कि भाई आप ना कुछ ऐसे कानून नहीं बना सकते हो जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। लेकिन यहाँ पे संविधान ये चीज भी बताता है कि सरकार को कुछ ऐसे हम शक्तियां देते हैं जिससे वो लोक कल्याणकारी कार्य कर सकता है जो जनता के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी भारत में किसी भी जगह पर यदि अशिक्षा और जो गरीबी फैली हुई है उससे निपटने के लिए संविधान जो है सरकार को बताता है कि आपके पास ये अधिकार है और आप अशिक्षा यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए आप कुछ कार्यक्रम चला सकते हैं। साथ ही साथ कुछ पिछड़े क्षेत्र में कार्य करने, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो इतिहास के तौर पे और वर्तमान के तौर पे अभी भी पिछड़े हुए हैं, जहां पर लोगों को पता ही नहीं है कि आजादी का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, रोजगार का मतलब क्या होता है। तो ऐसे क्षेत्र में बताया गया है कि आप चाहो तो वहां पे कुछ कार्यक्रम चला सकते हो और उन्हें इस अभाव से मुक्ति दिला सकते हो। साथ ही साथ ये बताता है, संविधान कहता है कि सरकार जो है उसे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि जनता आपस में एकत्र रहे, यानी कि सामंजस्य और तालमेल बैठा रहे। जैसा कि हमने देखा था, भारत एक विविधताओं वाला देश है, तो ऐसे में कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए, तो उसमें सरकार अपना एक अहम भूमिका निभा सकती है ताकि एक न्यायपूर्ण समाज जो है वो यहाँ पे बन सके, विवाद वगैरह ना हो, कोई भी सांप्रदायिक हिंसा वगैरह ना हो। ये सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार। तो ये है हमारे टोटल 4 कार्य संविधान के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा पहला कार्य कौन कौन सा था हमारा, एक सेकेंड या भाई, हाँ, सबसे पहला था एकता एवं विश्वास की स्थापना। ठीक है, और दूसरा था हमारा निर्णय लेने की शक्ति पर और सरकार निर्माण। तीसरा था हमारा कि निर्णय लेने की जो शक्ति है, यानी कि सरकार की जो शक्तियां हैं उस पर सीमाएं किस तरीके से लगाई जा सकती हैं, मौलिक अधिकारों का हमने उदाहरण दिया। और चौथा हमने समझा आखिरी, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तथा आकांक्षा को पूरा करना। आई होप आपको ये जितने भी यहाँ पे कार्य या आवश्यकताएं बताई गई हैं अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमारा ये जो चौथा कार्य है इसी को थोड़ा और आगे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में, आपके जो स्रोत बॉक्स है ब्लू बॉक्स टाइप में, उसमें ये दिया हुआ है एक दक्षिण अफ्रीका का संविधान, एक इंडोनेशिया का। तो ये चौथे कार्य के चौथी अवस्था के संदर्भ में है। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है वो ये कहता है कि दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार है उसे पर्यावरण संरक्षण, अन्यायपूर्ण भेदभाव से भरे जो व्यक्ति हैं, जो समूह हैं, उनको खत्म करना, साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में लोगों के लिए आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये देश के जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी होगी। अर्थात जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दक्षिण अफ्रीका का संविधान अपने सरकार को बहुत से उत्तरदायित्व
सौंपता है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण है, अन्यायपूर्ण भेदभाव को मिटाना है, ऐसे व्यक्ति जो समूह है उन्हें खत्म करना है, पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना। इसी में एक एग्जाम्पल आ जाता है इंडोनेशिया का संविधान। इंडोनेशिया का संविधान भी अपनी सरकार को कुछ यहाँ पे उत्तरदायित्व सौंपता है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था जो है उसे बनाए रखे, गरीब और जो अनाथ बच्चे हैं इनकी देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसका ध्यान रखे। तो यानी कि ये जो हमारा टॉपिक था चौथा वाला, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना एवं आकांक्षा को पूरा करना, अर्थात सरकार को कुछ लोक कल्याणकारी कार्य करने की शक्ति दी गई है, जैसे कि अशिक्षा को मिटा के शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, गरीबी को मिटा के रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ कार्य करे, ऐसे क्षेत्र जो इतिहास में पिछड़े हुए हैं उनके लिए कुछ कार्य करे। तो ऐसे में ये जो हमारा संविधान है वो नागरिकों के लिए, जनता को एक तरीके से हम कहते हैं कि कार्य करने की यहाँ पे प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। साथ ही साथ इसमें हमने देखा है इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान। तो यहाँ पे संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान के कार्य क्या है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे संविधान के मौलिक प्रावधान। अर्थात देखो, कोई भी संविधान हो वो ऐसा नहीं है कि संविधान बन गया और चलो ठीक है अब ये मजबूत हो गया, अब सभी लोग इसका पालन करेंगे, ऐसा नहीं है। संविधान बन जरूर जाता है, जैसे कि बात है संविधान सभा ने बनाया, लेकिन इसे मजबूत बनाती है जनता। कैसे बनाती है भाई? तो सबसे पहले संविधान का एक अहम कार्य ये होता है कि वो जनता को यानी कि व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा कारण अवश्य दे जिसकी वजह से वो संविधान का पालन करे, क्योंकि अगर कारण ही नहीं देगा तो पालन क्यों करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं ये ए पर्टिकुलर बंदा है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं ये बहुसंख्यक है, और ये पर्टिकुलर बी समूह है जो कि क्या है, अल्पसंख्यक है। तो ऐसे में इस ए पर्टिकुलर समूह बहुसंख्यक के द्वारा इसका बी का यदि शोषण किया जा रहा है, ठीक है, उसकी जो पहचान है उसे दबाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या कभी ये कुछ लोग संविधान का पालन करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमेशा ये कहा जाता है संविधान में कि ऐसा कारण हम देंगे लोगों को ताकि वो इसका पालन करें, जैसे कि बहुसंख्यक लोगों से अल्पसंख्यकों की रक्षा करो, साथ ही साथ अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के साथ साथ उनकी जो पहचान है उसको सुरक्षित बनाओ। अब संविधान ने कई कानून बनाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे संविधान ने अनुच्छेद 17 यानी कि अस्पृश्यता जो छुआछूत थी इसको खत्म कर दिया, ताकि जो नीची जाति के लोग हैं वो भी मंदिरों में आ जा सके, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले सके। अब यहाँ पे देखो, कोई भी संविधान अपने आप को मजबूत तभी बना सकता है जब वो नागरिकों के रक्षा करे, साथ ही साथ नागरिकों के जो अधिकार दिए गए हैं जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, ऐसे जो अधिकार हैं उन सभी को जितना अधिक तरह से ये मजबूती से संरक्षित करेंगे, उन्हें सुरक्षा पहुंचाएंगे, उतनी ही मजबूती से संविधान एक मजबूत बनेगा। तो ये है संविधान के मौलिक प्रावधान। अर्थात मौलिक प्रावधान का मतलब ये हो गया कि संविधान कुछ न कुछ कारण ऐसे लोगों को जरूर देता होगा ताकि वो उसका पालन करे। संविधान जितना ज्यादा लोगों की रक्षा करेगा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, उतना ही ज्यादा संविधान भी मजबूत बनता है। तो यह है संविधान के मौलिक प्रावधान। ठीक है, छोटा टॉपिक था, आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान की विशेषताएं क्या है, जिसकी वजह से हम इस वीडियो में इसको पढ़ रहे हैं। तो संविधान देखो, सबसे पहली विशेषता तो ये है कि संविधान जो है वो दुनिया के सबसे बड़े लिखित यानी कि जो लिखे हुए संविधान है इनमें से एक है। देश के नियम, कायदे, कानून, अधिकार, सरकार कैसे बनेगी, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है व्यापक संविधान। अर्थात जब संविधान बना था तब इसमें अराउंड 370 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग दिए हुए, कई परिशिष्ट हैं, ऐसी सारी चीजें इसमें दी हुई, यानी कि बहुत बड़ा लिखित भी है और एक व्यापक संविधान भी है। साथ ही साथ भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की शक्तियां, जो देश संचालन की शक्तियां हैं वो कई भागों में बटी हुई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, इवन यहाँ पे न्यायपालिका भी आ जाती है। ठीक है, जो शक्तियां हैं वो इन सभी के बीचों में बटी हुई हैं, ताकि अगर किसी को भी पूर्ण रूप से संविधान को खत्म करना तो वो खत्म नहीं कर सकते। अगर संविधान में कुछ भी बदलना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो इसके लिए कुछ आसान तरीके भी हैं जिसे हम साधारण बहुमत कहते हैं, और कुछ ऐसे तरीके हैं जिसे कठोर बहुमत कहते हैं। अर्थात
संविधान जो है वो लचीलेपन और कठोरपन दोनों का ही मिश्रण है। ठीक, साथ ही साथ इसमें जो नागरिक के मौलिक अधिकार हैं उनकी व्याख्या की गई है। अन्य जो सरकार है उससे कैसे इनकी रक्षा की जाए उसके उपाय भी इसमें बताए गए हैं। भारत जो है ये किसी भी एक धर्म को नहीं अपनाएगा, यानी कि भारत का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात भारत के पास अपना धर्म नहीं होगा। हालांकि भारत के अंदर जो जनता रहती है, देश के अंदर जो जनता रहती है, वो अपना चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक, संघात्मक शासन व्यवस्था, अर्थात भारत ने शासन व्यवस्था दो तरीके की अपनाई है, एक है केंद्र, एक है राज्य। केंद्र यानी कि पूरे देश की एक सरकार जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं। दूसरी जो कि होती है राज्य सरकार, यानी कि हर एक स्टेट की, वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं, राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हर एक राज्य की अपनी अलग अलग शासन व्यवस्था की संस्था होती है। अब यहाँ पे कुछ कार्यों की सूची होती है, जैसे कि कुछ संघ सूचियां होती है, केंद्र जिसपे कानून बनाती है, राज्य सूची जिसमें राज्य कानून बनाती है, संवत्ति सूची जिसमें राज्य संघ और मतलब दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं। और फिर यहाँ पे आता है भारतीय संविधान ने क्या किया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजातियां हैं इनकी सुरक्षा के लिए बहुत से कदम उठाए, जैसे कि अनुच्छेद 17 जो कि अभी हमने देखा था, छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत। साथ ही साथ कुछ यहाँ पे राज्य के नीति निर्देश तत्व दिए गए हैं, यानी कि एक ओर जहां नागरिकों को कुछ कारण दिए गए हैं कि आप संविधान का पालन करो, वहीं दूसरी ओर राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप कुछ ऐसे नियम कायदे कानून हैं जो आप चाहो तो अपनी मर्जी से लागू कर सकते हो जिससे जनता की भलाई हो। तो ये है संविधान के कुछ विशेषताएं। पहला क्या है, संविधान जो है, एक सेकेंड, संविधान एक लिखित, सबसे बड़ा लिखित संविधानों में से एक है। ये एक बहुत व्यापक संविधान है। संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अगर संशोधन करना है तो ये लचीलेपन कठोरपन का मिश्रण है। नागरिकों के मौलिक अधिकार बताए गए, उनकी व्याख्या की गई है, साथ ही साथ उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। फिर भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, ये भी हमें बताया गया है। साथ ही साथ संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। राज्य के नीति निर्देश तत्व को यहाँ पे प्रदान किए। तो ये कुछ है भारतीय संविधान की विशेषताएं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाए। चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, अर्थात संविधान जो है वो आखिर कोई क्यों इसका पालन करेगा ये समझाओ, यानी कि लोगों तो कैसे पहुंचता है। तो बेसिकली देखो, कोई भी जब हम असफल संविधान की बात करते हैं तो वो सफल क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका निर्माण या तो सैनिक शासक ने किया होगा या फिर अलोकप्रिय नेताओं। अर्थात जब हम बात करते हैं कि संविधान को प्रचलन में लाने की, तो हम बात करते हैं कि संविधान लोगों को पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसा संविधान जिसे किसी सैनिक शासक ने बनाया हो, किसी अलोकप्रिय नेता जो नहीं चाहते हो कि ये संविधान बनाए, तो क्या कभी कोई व्यक्ति उस संविधान का पालन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ऐसे में जो भारतीय संविधान था इससे बहुत भारी वैधता मिली। क्यों मिली भाई? क्योंकि देखो, अगर हम बात करें कि सबसे अधिक सफल जो संविधान कौन से हैं, तो भारत है, दक्षिण अफ्रीका है और अमेरिका है। ऐसे देशों के संविधान काफी सफल हुए हैं। क्यों सफल हुए? भारतीय संविधान को क्यों ऐसी मान्यता मिली, क्यों लोगों ने इसे अपनाया? तो सबसे पहले इसका कारण है कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जितने भी भारत में अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन हुए थे, उससे भारत ने सीख ली और ये देखा कि कुछ नियम कायदे कानून ऐसे हैं जो कि हमें आने वाले समय में जब हम अपना संविधान बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे कि ऐसी चीजों को हमें पालन करना चाहिए और ऐसी चीजों का पालन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ संविधान का जो निर्माण था वो ऐसे लोगों ने बनाया था जिस पर जनता का अटूट विश्वास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जीबी कृपलानी इत्यादि जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता पॉलिटिकल के, उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। और ये लोग ऐसे थे, जब अंग्रेजों को भगाया जा रहा था, उनके लिए आंदोलन चले थे, उसमें एक अहम नेता की भूमिका थी। तो यानी कि ये लोग व्यक्ति ऐसे थे जिनमें जनता का अटूट विश्वास था और ये जनता के प्रति सम्मानित होते थे, जनता इनका सम्मान किया। साथ ही साथ ये जितने भी संविधान निर्माता लोग थे, इन्होंने जनता को बताया कि देखो, हम संविधान को इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं
ताकि आने वाली कोई भी पीढ़ी, आने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था एक पर्टिकुलर अपनी ताकत को नहीं बढ़ा सकती है, ना ही तो इस पूरे संविधान को खारिज कर सकती है, खत्म कर सकती है। यानी कि संविधान निर्माता लोगों को ये समझाने में सफल हुए कि कोई भी एक व्यक्ति ना तो संविधान को नष्ट कर सकता है, ना ही तो एक समूह नष्ट कर सकता है, ना ही तो वो अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है। ठीक है? इसीलिए इससे एक राष्ट्रीय आम सहमति मिली। तो इस तरीके से जो संविधान है वो प्रचलन में लाया गया। कोई भी संविधान असफल क्यों होता है? क्योंकि वो उसका निर्माण सैनिक शासक या फिर अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा किया गया होगा। साथ ही साथ भारतीय संविधान को अधिक वैधता क्यों मिली? क्योंकि इसने राष्ट्रीय आंदोलन से सीख मिली। बनाने वाले जो लोग थे उनमें जनता का अटूट विश्वास था, जनता उनका सम्मान करती थी एवं ये लोग जनता जो थी वो ये समझ चुके थे कि ये संविधान ऐसे बना रहे हैं, कोई भी एक ही व्यक्ति, कोई भी सत्ता ना तो संविधान को नष्ट कर सकती है, ना ही तो अपने अधिकारों को बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए से एक राष्ट्रीय आम सहमति मिली और सहमति के पश्चात जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, तो सभी लोगों ने भारतीय संविधान को अपना लिया, उसके नियमों को अपना। ठीक है? अब ये होगा प्रचलन में लाने का तरीका। अब इसी में एक है अपवाद, ठीक है? हालांकि वो भारत के संदर्भ में नहीं है, भारत की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे अपवाद में, बात करेंगे नेपाल की। अर्थात नेपाल के संविधान निर्माण में क्या विवाद रहे थे इसके बारे में। तो बेसिकली देखो, संविधान बनाने की जो कि एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, बात करें भारतीय संविधान की, तो इसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, अर्थात ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। तो ऐसे में संविधान बनाने की जो जटिल प्रक्रिया, उसका एक उदाहरण है नेपाल का संविधान। बेसिकली नेपाल का संविधान 5 बार बनाया गया था। जब इसे आज़ादी मिली तब इसे 1948 में बनाया, फिर इसे 1951 में बनाया, 1959 में बनाया, 1962 में एंड अदर हैंड 1990 में इसने अपना संविधान बनाया। लेकिन ये पांचों ही संविधान जो भी इसके बनाए गए कुछ ही महीनों तक चले और इसके पश्चात जो वहां के राजा था, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं नरेश राजा या नरेश, उसने संविधान को अप्रभावी कर दिया। क्योंकि निर्णय लेने की शक्तियां, अधिकतर जो अहम शक्ति होती है, मजबूत ही शक्ति होती है, वो तो अपने पास ही रखी थी इसने। तो ये संविधान सभी असफल हुए। ठीक है? 1990 में संविधान के द्वारा एक हम कह सकते हैं कि छोटे मोटे तौर पर लोकतंत्रीय जो प्रणाली थी उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन फिर भी निर्णय जो थे वो किसके हाथों में थे? नरेश के पास, राजा के पास। अर्थात जो भी संविधान नेपाल ने ये 5 बनाए थे, ये सभी संविधान राजा के द्वारा बना के दिए गए थे, जिसमें हालांकि राज्य के आधार पर ही सब कुछ चल रहा था, राजा के आधार पर ही। फिर इसने क्या किया 90 में कि एक लोकतंत्रीय ना व्यवस्था बना दी और ये कहा कि आप शासन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्णय हम लेंगे। नरेश ने अपनी सारी शक्तियां अपने पास ही रखी थी। तो ऐसे में राजा ने क्या किया, मतलब कि ये जो 1990 में ये जो इसने संविधान बनाया था कि बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था जो हम करते हैं, इसको जाके इसने 2002 में खत्म कर दिया। अर्थात इसने 2002 में संसद को भंग कर दिया और एक बार फिर से लोकतंत्र को खत्म करके राज शासन यहाँ पे लागू कर दिया। फिर यहाँ पे नेपाल की जो जनता थी उसने किए आंदोलन, और जब ये आंदोलन किए गए तो इन आंदोलन को देखते हुए राजा ने लोगों की मांगों को माना। अब ये आंदोलन किए क्यों गए थे? तो संविधान में राजा की भूमिका क्या रहनी चाहिए, क्योंकि सारे निर्णय तो यही लेता है, तो इसकी क्या भूमिका हो ये बताओ। साथ ही साथ जो राजतंत्र है इस संस्था को खत्म कर। तो इन सभी को मांगों को देखते हुए, जनता के आक्रोश को भड़कता देखते हुए, यहाँ पे जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो माओवादी लोग थे, इन्होंने जनता का नेतृत्व किया और फाइनली जो यहाँ के नरेश थे उन्हें जन प्रदर्शन के समक्ष अपने घुटने टेकने पड़े। साथ ही साथ आंदोलनकारी की मांगों को माना और एक नया संविधान, एक नई सरकार बनाई, जो कि 2008 में नेपाल ने अपने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया। और ये जो नई संस्था बनी थी, नया संविधान बना था, इसने राजा को एक नाम मात्र का राजा बना के रख दिया। जैसे कि भारत में औपचारिक रूप से देश का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन अधिकतर शक्तियां किसके पास होती है? जनता, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है। तो यही सेम चीज हुई थी यहाँ। फाइनली 2015 में संविधान ने अपना एक ऐसा नया संविधान बनाया जिसे वो वर्तमान तक उसका पालन कर रहे हैं। तो ये है नेपाल संविधान के निर्माण में विवाद।
और ये किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा है हमने कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, यानी कि कोई भी संविधान असफल हो जाता है तो उसके क्या कारण है, जिसमें एक राजा के द्वारा बनाया गया संविधान होता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 1 था संविधान क्यों और कैसे का। इसमें हमने कुछ ये टॉपिक्स पढ़े हैं, संविधान की परिभाषा, संविधान की विशेषताएं, कार्य, इनकी आवश्यकता, इसके मौलिक प्रावधान और प्रचलन में लाने का तरीका। सबसे पहले हमने डिस्कस किया संविधान होता क्या है। तो संविधान एक किताब, दस्तावेजी की नियमावली है जिसमें देश के संचालन के नियम, कायदे, कानून, नागरिकों के अधिकार वगैरह दिए हुए होते हैं, ठीक है। संविधान दो तरह का होता है, एक लिखित होता है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ आता है, और अलिखित जो लिखे हुए नहीं होते हैं, ये परंपराएं पहले से ही चली जाती हैं। लिखित में आसानी से बदला जा सकता है, और मतलब लिखित आसानी से बदला नहीं जा सकता है, अलिखित को आसानी से बदला जा सकता है, ठीक है। फिर हमने समझे संविधान के कार्य एवं आवश्यकता। तो पहला यहाँ पे कार्य था हमारा एकता एवं विश्वास की स्थापना कायम करना। दूसरा यहाँ पे कार्य था हमारा कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का निर्माण किस तरीके से किया जाए। तीसरा कार्य था हमारा यहाँ पे सरकार की जो शक्तियां हैं इन पे किस तरीके की सीमाएं होंगी और मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या इसकी शक्तियां हैं। साथ ही साथ चौथा हमारा यहाँ पे था न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कैसे करता है और जनता की आकांक्षाओं को पूरा किस तरीके से करता है। इसी संबंध में हमने दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है इसमें सरकार को कौन कौन से उत्तरदायित्व जो है वो दिए गए हैं इसके बारे में डिस्कस किया, और फिर इंडोनेशिया के संविधान के बारे में। फिर यहाँ पे हमने आखिरी पॉइंट पे देखा कि संविधान के जो मौलिक प्रावधान है वो क्या है, यानी कि ऐसे प्रावधान जिससे जनता इसका पालन करे वो क्या क्या है। एंड देन फिर हमने देखा संविधान की कुछ विशेषताएं। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, व्यापक संविधान है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, संशोधन में लचीलेपन कठोरपन का मिश्रण है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा की गई है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा ये बताया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अहम यहाँ पे नियम बनाए गए हैं, राज्यों को कुछ नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए गए हैं। फिर हमारा यहाँ पे सबसे आखिरी टॉपिक था संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। कोई संविधान असफल क्यों होता है और भारतीय संविधान सफल क्यों हुआ, इसके क्या कारण रहे ये हमने देखा, और सफल संविधान के संबंध में भारत इतना आगे निकल गया उसके क्या कारण रहे थे। अब जो असफल संविधान है इस संविधान के संबंध में नेपाल के संविधान के निर्माण में क्या विवाद रहे थे, राजा ने किस तरीके से यहाँ पे संविधान बना के लिए और क्या यहाँ पे सारी प्रक्रिया रही, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। गाइस इस तरीके से आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना ताकि वो भी इस चैप्टर को आसानी से समझ सके। पार्ट 2 जो आने वाला है उसमें हम आपका पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।